जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चे, और साथ ही साथ आपकी क्लास कैसी चल रही है, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोटि या फिर आणविकता। तो हमने कल की क्लास शनिवार को हमने पढ़ लिया था। और आज की क्लास में प्यारे बच्चे वो कोटि जो है वो कितने प्रकार की होती है, जिसे हम बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन, समाकलित वेग समीकरण क्या होते हैं। उस समाकलित वेग समीकरण में प्यारे बच्चे हमको आप सभी को पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया। साथ ही साथ प्यारे बच्चे मुझे पढ़ना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आप सभी कैसे हैं, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और फिर उसके बाद चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम है, सभी लोग खुश रहिए और सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को क्या करते रहिए, करते। ठीक है भाई, अगर इस तरह से पूछ रहे हैं कि सब कमेंट जाता है कि नहीं जाता है, ये तो कोनो गलत बात है। नाम लेने के लिए सिर्फ आप लोग परेशान करते हैं, तो हम कमेंट पढ़ेंगे ही नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कमेंट उसी का हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करें। लंदन की धरती से सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। चलिए क्लास को शुरू करें। नोट्स नहीं मिला, नोट्स सबसे ऊपर है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। इसके पहले प्यारे बच्चे आप सभी को एक समीकरण पढ़ाए थे जिसे हम बोलते थे वेग समीकरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, वेग समीकरण क्या होते हैं। कह रहे हैं कि चेहरा बदल गया है। भाई चेहरा नहीं बदला है, दुकानदार ने ऐसा पता नहीं क्या क्या कैसे बना दिया हमको। हम जब से पटना में रह रहे हैं, बाल कभी कोई सही काटता है, कोई सही नहीं काटता है। किसी किसी जैसे उसी दुकान पे जाइए तो अजीबो गरीब के लोग रहते हैं, कैसे काट देते समझ नहीं आता। तो तो उसके लिए भाई अजीब सा नहीं लग रहा है हमको भी, थोड़ा सा ठीक है, हमको भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। हम भी जब भी अपने आप को देखे हैं, मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा चेहरे में परिवर्तन है। भाई की कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम अपने टॉपिक को देखते हैं। ठीक है हाँ, मेरे विवेक गुरु जी आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चे। वे वेग समीकरण, ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ लिखना कि वे वेग समीकरण, वे वेग समीकरण जो जो अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के मध्य, सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं, संबंध व्यक्त करते हैं, वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के बीच में जो भी संबंध होगा प्यारे बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेग समीकरण। लेकिन उसी वेग समीकरण को, है ना, उसी समीकरण को, उसी जो वेग समीकरण हमको मिला है, हम ही है, हम ही। भाई आप थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पर। सर ये चैप्टर कब तक चलेगा, इसके 4 या 5 टॉपिक है, 5 दिन समझ लो बस, 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा चैप्टर। ठीक है, 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा चैप्टर है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा समय लेगा, बाकी तो पढ़ना तो ही है। ध्यान सुनो, तो वेग समीकरण क्या होते हैं प्यारे बच्चे, जो अभिक्रिया का वेग होता है और उसके अभिकारक की सांद्रता के मध्य जो संबंध व्यक्त करता है, उसे हम वेग समीकरण बनते हैं। और इसी वेग समीकरण को क्या करके प्यारे बच्चे, समाकलित करके, ठीक है, वेग समीकरण, वेग समीकरण को, वेग समीकरण को समाकलित, समाकलित करके वेग स्थिरांक, है ना, वेग स्थिरांक और अलग अलग समय पर या भिन्न भिन्न समय पर, वेग समीकरण तथा भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न समय पर, समय पर अभिकारक की
अभिकारक की सांद्रता सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। व्यक्त करने वाले समीकरण को समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। देखो प्यारे बच्चे, दूल्हे राजा हम ही हैं भाई। ठीक है, पढ़ो। देखो प्यारे बच्चे, होता क्या है यहां पर, जो आप सभी ने आपने थोड़ी समय पहले आपने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग नियम। क्या पढ़े थे? अभिक्रिया का वेग नियम। तो आपके गुरुजी ने अभिक्रिया के वेग नियम में आपको एक समीकरण लिखवाया था, dx अपॉन dt बराबर k इंटू ए की पावर, प्यारे बच्चे n, है ना। ये समीकरण आप लोगों को आज से 1-2 दिन पहले आपको पढ़ाया गया था। जी सर, ठीक है जी सर, यही आपने हमको पढ़ाया था। तो यहां से इस वेग समीकरण से आप क्या ज्ञात करते हैं? अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt और अभिकारक की सांद्रता अर्थात ये a का जो मध्य संबंध है प्यारे बच्चे, संबंध जो दर्शाया जाता है ना, क्या है? दोनों के बीच का जो संबंध है, इसी को हम बोलते हैं वेग समीकरण। अगर हम इसी वेग समीकरण को, है ना, इसी वेग समीकरण को क्या करते? समाकलित करते। जैसे काफी बच्चे ने कहा था, मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे, कि समाकलन क्या होता है। समाकलन इंटीग्रेटेड होता है, छोटे छोटे खंडों को साइड में लेकर चला जाता है ना। जैसे अवकलन, मुझे जहां तक पता, भाई मैथ हमको उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मैथ में अवकलन एक होता है, अवकलन छोटे छोटे खंडों को लेकर चला जाता है साइड में, और जो समाकलन होता है, समाकलन में छोटे छोटे खंडों से जो मिलकर बनता है वो पूर्ण भाग का किया जाता है, पूर्ण भाग का, ऐसा कुछ है ना। इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं ना, संपूर्ण भाग का लिया जाता है, ठीक है, संपूर्ण भाग का, तो वही है यहां पर। तो इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं, वही इंटीग्रेटेड। समझिए, तो ये चीज होता है। तो जब हम उसे प्यारे बच्चे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो संपूर्ण भाग, छोटे छोटे खंडों को मिलाकर उसके पूरे भाग की बात कर रहे हैं, तो उसके पूरे भाग से प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे? समाकलित करके क्या निकालेंगे? वेग स्थिरांक निकालेंगे। वेग स्थिरांक का मतलब क्या प्यारे बच्चे? के, है ना। वेग स्थिरांक का मतलब के, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे अलग अलग समय पर अभिकारक की क्या निकाल सकते हैं? सांद्रता को निकाल सकते हैं। इसी समीकरण को हमको वेग क्या कुछ गलत है, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। और भिन्न भिन्न कोट के लिए समीकरण हर किसी के लिए अलग अलग होता है। प्रथम कोट के लिए अलग, शून्य कोट के लिए अलग होता है ना। प्रथम कोट के लिए अलग, शून्य कोट के लिए अलग, द्वितीय कोट के लिए अलग, तृतीय कोट के लिए अलग। मतलब भिन्न भिन्न कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अवकलन छोटे मियां होते हैं, समाकलन बड़े मियां, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। वेग समीकरण बताए हैं भैया, वेग समीकरण यही तो है जहां पर हमने आपको पढ़ाया है अभिक्रिया का वेग नियम, जाकर देख लीजिए, ठीक है, वहां पर आपको पढ़ाया गया। ठीक है दोस्त, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले प्यारे बच्चे हम पढ़ते हैं विभिन्न कोट की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ डिफरेंस ऑर्डर। अलग अलग कोट की क्या पढ़ना है हमको? अभिक्रिया पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो प्यारे बच्चे शून्य कोट की अभिक्रिया। और हम आपको यह भी बता दें कि शून्य कोट से अभिक्रिया से अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हां इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके मात्रक पूछे गए हैं, इसके ग्राफ पूछे गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे, इसके पूरे डेरिवेशन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन क्या क्या पूछा गया वो हम आपको बता दिए। इसके उदाहरण पूछे गए हैं, इसके से निकल करके जो मात्रक इसका आता वो पूछा गया है, और साथ ही साथ ग्राफ पूछा गया है। हाँ, एक कह रहा है कि हम आपका क्लास 3 तल्ला पर से खड़ा होकर देख रहे हैं, बाबू देखते रहो। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। ये शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कोट ये एक प्रायोगिक राशि है, आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। कोट ये क्या है? प्रायोगिक राशि ही है। प्रायोगिक राशि का मतलब क्या गुरुजी? अर्थात ये सारी चीजें प्रयोग पर आधारित ही हैं। क्या है? प्रयोग पर आधारित हैं।
ठीक है, हाँ कितने मार्क का पूछता है, एक एक दो दो नंबर का ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये एक प्रायोगिक राशि अर्थात ये प्रयोग पर सारी चीजें क्या है प्यारे बच्चे, आधारित हैं। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं और समझते हैं ये सारी चीजें होती क्या हैं। अर्थात प्यारे बच्चे जिनका वेग है ना, जिनका वेग, सिंपल सी परिभाषा लिखो, जिनका वेग अभिकारक अणुओं के अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, जिनका वेग है ना, जिनका वेग प्यारे बच्चे अभिकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उसी को हम कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। अब प्यारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है, H2 + Cl2 एरो HV, यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे 2HCl। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रायोगिक राशि है, देखकर आप नहीं बता सकते कि ये शून्य कोट की अभिक्रिया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, पहली बात। अब आगे ध्यान सुने, ये एक प्रायोगिक राशि है, इसको आपको देखकर नहीं पता चलेगा कि इसकी आणविकता कितनी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर समीकरण लिखा H2 + Cl2 एरो 2HCl, और ये जो लिखे HV प्यारे बच्चे, ये है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। जिसने भी ये प्रायोगिक क्रिया की, जिसने भी प्यारे बच्चे इसने प्रयोग किया और इन दोनों को मिलाकर 2HCl बनाया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसने जब भी किया है प्रयोग, उसने ये बताया कि यहां पर जो अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, यहां पर अभिक्रिया का वेग जो निर्भर कर रहा है वो H2 पर निर्भर नहीं कर रहा, वो Cl2 पर निर्भर नहीं कर रहा, वो सारी चीजें जो वेग निर्भर कर रहा है वो इस सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। ठीक ना, वो किस पर निर्भर कर रहा है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, जब सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है और अभिकारक की सांद्रण पर नहीं प्यारे बच्चे, तो उसे आप किस कोट की अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया। मतलब इन पर निर्भर ना करे, बाकी और किसी पर कर सकता है, तो यही आपकी शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर आप सभी याद रखिएगा, H2 किस कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप सभी से मुझे आप जवाब चाहिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग कमेंट करके देना है ना, सभी लोग कमेंट कर देना, H2 + Cl2 एरो 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है, जवाब दो, जल्दी से मुझे जवाब दो। 4HCl नहीं होगा प्यारे बच्चे, 2HCl बनेगा, 4HCl नहीं होगा। चलो जवाब दे दो, एक बार जल्दी से कमेंट दे दो कि हाँ हमको समझ में आ चुका है। किसकी, ये याद रखना, सांद्रण क्या है, सांद्रता है, सांद्रता है, जीरो कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, कहां कोट ही गलत लिखे, कोट तो हर जगह गलत लिखे, जीरो ऑर्डर है प्यारे बच्चे। जैसे एक समीकरण और है, H2 + I2 एरो प्यारे बच्चे 2H2 2HI, ये भी आपकी किस कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अमोनिया का जो अपघटन है 2NH3, ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटता है और ये बनाता है N2 + 2NH3, N2 + 3H2, ये भी आपका किस कोटि का है, तो ये भी प्यारे बच्चे शून्य कोट की ही अभिक्रिया है। बोलो, है ना, ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये शून्य कोट की अभिक्रिया है। और अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है ना, जो अभी तक पूछा गया है वो प्यारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, H2 + Cl2 एरो 2HCl बताओ किस कोट की अभिक्रिया है, तो आपको सीधे जवाब देना है शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी बात प्यारे बच्चे, ये वाला भी पूछा तो नहीं गया है लेकिन दिमाग में रखना क्योंकि सेम टाइप है, तो ये भी शून्य कोट की अभिक्रिया है, ये भी शून्य कोट की अभिक्रिया है। क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर जो वेग डिपेंड कर रहा है, वेग जो निर्भर कर रहा है प्यारे बच्चे, तो यहां पर एक उत्प्रेरक लगा होता है गोल्ड, AU पर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा कि मंद होगा। यहां पर NH2NH3 का जो परिवर्तन हो रहा है N2 + 3H2 में, ये डिपेंड किस पर करता है, इस पर निर्भर करता है, प्लेटिनम पर निर्भर करता है, ना कि NH3 पर। तो ये आप सभी को याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहां पर आपकी हो गई शून्य ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या आप सभी को पहले पॉइंट ये क्लियर हो गया? यस या नो, जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कोटि का मतलब क्या होता है मनोहर जी गुप्ता? कोटि का मतलब यही होता है प्यारे बच्चे कि अभिकारक की सांद्रता जो होगी, अभिकारक की सांद्रता के ऊपर जितनी भी घात लगी होती है उनका योग अपक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, हाँ, संयोजन अपक्रिया तो बाद में, लेकिन अभी कोटि पढ़ रहे हैं तो संयोजन तो बाद में हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और हम लोग आगे की बात करेंगे। क्या हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लिखेंगे, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। हेडिंग लगाओ सभी लोग, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समीकरण, समीक और क्या बोले भाई, हाँ, समाकलित वेग समीकरण। चलिए, अच्छा नंदन, ठीक है। एयू का मतलब गोल्ड है। एयू का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? गोल्ड है। प्रिंस कुमार मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके ऐसे ही कमेंट आते रहेंगे, है ना, ऐसे ही कमेंट आते रहेंगे तो शायद में थोड़ा सा, जिसका कोई मतलब नहीं, आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मुझे सिर्फ डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हो, शायद में ये थोड़ा सा दिक्कत है। फिर बाद में मत कहना कि सर गलती हो गई। ठीक है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पहले बता दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना प्रयास। देखो, आइए इस पर चर्चा करते भाई। क्या करते हैं भाई? समाकलित वेग समीकरण हम लिख रहे हैं, माना शून्य कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, माना शून्य कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है। कैसे निकालेंगे हम व्यंजक समीकरण, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। माना शून्य कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है, माना शून्य कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, तो ये प्यारे बच्चे एस ये उत्पाद हो गया। ये जो अभिक्रिया लिखे हैं ना, हमने मानी है। जैसे आप लोग मानते हैं कि माना एक्स माना वाई बराबर इतना, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हमको क्या करना है ना, अब हमको भी इसको मान लेना है कि ए से जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है प्यारे बच्चे, ये क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। यदि t बराबर 0 है, ध्यान समझते चलना, यदि t बराबर 0 है और इसकी मात्रा a है, तो इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग की बात करें, अर्थात अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। t बराबर 0 का मतलब यही होता है कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उत्पाद इसका कितना होगा प्यारे बच्चे? 0 होगा। प्रोडक्ट इसका कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, आगे आइए। लेकिन t समय बाद अगर हम बात करें, कुछ समय बाद अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है प्यारे बच्चे, तो इस एक ही सांद्रता में x की कमी होती है। एक बच्चे ने मुझे डाउट में भेजा था, सर इसकी मात्रा में कमी कैसे हुई, इसकी मात्रा में वृद्धि। जब भी कोई अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चे, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, क्योंकि a बदलता किसमें? उत्पाद में। एक इसमें बदल रहा है उत्पाद में, तो इसकी सांद्रता में कमी होगी तभी इसमें बदलेगा और इसकी मात्रा में वृद्धि होगी। तो यहां से x निकलेगा तो यहां पर x की क्या होगी प्यारे बच्चे? वृद्धि होगी। यही होगा? यस सर, है ना, यस सर, यही होगा। अब आइए प्यारे बच्चे, आपको 1000 साल पहले, है ना, 1000 साल पहले द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमने आपको बताया था। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या कहता है कि जो अभिक्रिया करने की दर होती है, जी सर, dx अपॉन dt, अभिक्रिया करने की जो दर होती है dx अपॉन dt, ये बराबर होता है प्यारे बच्चे किसके? k इंटू ए, क्योंकि यहां पर सिर्फ a है, a और इसकी पावर n। अर्थात द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम मुझे यह कहता है कि जो अभिक्रिया करने की दर होती है वो पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो dx अपॉन dt बराबर k, a की पावर n आप लोगों पढ़े होंगे। चलिए आप सभी बताइए, क्या आप सभी को ये क्लियर है? अगर ये क्लियर हो चुका हो तो आगे बढ़े। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। देखो क्या होगा यहां पर, इसको तो ऐसे नोट कर लेंगे, dx अपॉन क्या प्यारे बच्चे? dt।
dx अपॉन dt बराबर होगा प्यारे बच्चे ये k। अब देखो t समय बाद कितनी सांद्रता मिली है, t समय बाद a की सांद्रता कितनी है सर, a माइनस एक्स है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से, कि जो n है वह है कोटि, है ना। n क्या है, कोटि है। n क्या है प्यारे बच्चे, कोटि है। तो यहां पर किस कोटि की बात हो रही है, तो यहां पर शून्य कोटि की बात हो रही है। तो यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0। किस कोटि की बात हो रही है, शून्य कोटि की। तो n बराबर कितना होगा, 0। जी सर। अगर किसी की पावर कितनी हो प्यारे बच्चे, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस यहां पर a माइनस एक्स की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी होगी, 1। तो dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 1 आ जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अगर जिसके ऊपर पावर 0 है, जिसके ऊपर पावर 0 है, वो तुरंत समझ जाना किस कोट की अभिक्रिया है, किसका, उसका कितना मान होगा, तो उसका मान होगा 1। सर अभिक्रिया में नहीं वृद्धि होता, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, अभिकारक की सांद्रता में घटती है। ठीक है। अब काफी बच्चों को लगेगा सर कैसे एक आया, ये तो है ना सर, कैसे एक आया। मान लो प्यारे बच्चे यहां पर x की पावर कितना है, 0। x की पावर कितना है, 0 है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 को लिख सकते हो 1 माइनस 1, बोलो लिख सकते हैं। x की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें अलग अलग, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे ये गुणे में घाते जुड़ जाती है। मतलब x की पावर 1 और x की पावर माइनस 1, अगर इसको लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे आइए प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर x की पावर 1 डिवाइड बाई, देखो x की पावर माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो माइनस में है, नीचे लेकर चले आओ तो x की पावर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चे, 1। किसी की भी पावर 0 हो, है ना, किसी की भी पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। t अंक में होता तो अंक में लिखते, अब ये अंक में नहीं दिया गया, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना, हम लिखेंगे प्यारे बच्चे समीकरण 1 का, ध्यान सुनना, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। कह रहे के भी तो कोटि है, कहां के हम कोटि बताए हैं रे बाबू, के हमेशा बताए हैं वेग स्थिरांक है। ठीक है। समीकरण 1 का समीकरण, तो समीकरण समाकलन का चिन्ह कैसे होता है, चाहे वो बायोलॉजी वाले होंगे चाहे मैथ वाले होंगे, उन्होंने 11th में कुछ ना कुछ समाकलन के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे चिन्ह के बारे में देखा। तो कभी भी समाकलन करना होता है तो ऐसे हाशिए की तरह चिन्ह बनता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओ सॉरी भाई, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे बदल लो प्यारे बच्चे, dx बराबर k इंटू डी टी, ये लिख लेना पहले, dx बराबर k इंटू डी टी, इसे मानो समीकरण नंबर 1। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, है ना, dx अपॉन dt बराबर k मिला है तो dt को इधर भेज देना, ये है समीकरण नंबर 1। बस इसी समीकरण 1 का क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन k इंटू dt, ये होता है। तो जो नियतांक राशियां होती है ना प्यारे बच्चे, क्योंकि जो वेग नियतांक है ना, जो वेग नियतांक है प्यारे बच्चे, वो हमेशा नियत रहता है, उसका मान बदलता नहीं है। बदलेगा कब, जब ताप घटेगा या बढ़ेगा तभी बदलेगा, नहीं तो हमेशा नियतांक होता। तो जो k होगा उसको बाहर कर लेंगे, तो dx बराबर k इंटीग्रेशन dt। और मैथ वाले बच्चे जैसे मयंक मिश्रा, वो सर कह रहे हैं कि x बराबर kt होगा, बिल्कुल सही जवाब है। k बराबर, यहां पर समाकलन कर लिए, देख लीजिए, मैथ वाले बच्चों को समाकलन समझ में आ चुका होगा, है ना। x बराबर क्या होगा, kt होगा, x बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे, kt होगा। लेकिन अब बायोलॉजी वाले बच्चे क्या हैं, तो उनके लिए भैया जैसे यहां पर x dx है, बहुत डिटेल में तो अगर चलेंगे ना तो बहुत समय ले जाएगा। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहां पर जो समाकलन कर रहे हैं ना वो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जहां पर कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हो, तो 1 को मानोगे तो x की पावर 0 मान लो, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन है तो हमने मान लिया x। t यहां पर t होता तो t के सापेक्ष मानते तो t 0 हो जाता। हाँ ठीक है भाई, देखो इसका समाकलन करना सिखा रहे हैं, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x के सापेक्ष होना तो x लिख सकते हो, तो 1 के स्थान पर हम x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे हमेशा याद रख लेना, x की पावर n dx का जो सूत्र होता है
ये क्या होता भाई, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये फार्मूला होता है। x की पावर n है ना, x की पावर n dx का जो सूत्र होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहां पर कितना है प्यारे बच्चे, n की पावर 0 है, n की पावर कितना 0, तो ये x हो गया, n की जगह 0 रख दो +1 डिवाइड बाई प्यारे बच्चे 0+1, सॉल्व करिएगा तो 0+1 अर्थात x की पावर 1, 0+1 1 अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, x ही आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे, x ही आएगा। बायो वालों को भी आ सकता है, अच्छी बात है। पंकज यादव तभी से कमेंट किया जा रहा है पावर का इसे सांद्रता के रूप में, भैया मेरे dx/dt बराबर के a की पावर यहां पर हम लिख लिए m1 और b की पावर m2। बाकी डिटेल में आपको देखना है तो पीछे जाकर लिखो, देख सकते हैं वहां पर, उसके बाद में हम बता देंगे। बोलो समझ में आया? अगर नहीं पढ़े हैं, आपको बायो वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा समस्या हो रही है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dx है तो उसका समाकलन x होता है। उसका समाकलन क्या होता है, x होता है। जी सर, यहां पर t है, देखो यहां पर x है, यहां पर t है, बस इतना अंतर है। यहां पर t है, यहां पर x है, यहां पर x है तो x आया है, यहां पर x है तो x आया है, यहां पर सिर्फ t है तो t आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, kt। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, और एक प्यारे बच्चे क्या लगता है, नियतांक राशि लगती है, जिसका हम मान लेते हैं सी। और एक नियतांक राशि लगती है, मैथ वाले बच्चे ये भी समझ रहे हैं, मैथ वाले और बायो वाले बच्चों का कंपेयर हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए जितने मैथ वाले बच्चे हैं उतना बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जितना बायो वाले बच्चे हैं उतना मैथ वाले बच्चे हैं, क्योंकि हैं तो आप ही एक ही संस्था के एक ही बच्चे हैं। बायो वाले बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, मैथ वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो हम कंपेयर क्यों करेंगे जी। तो एक नियतांक समाकलन करते हैं ना, तो एक नियतांक राशि होती है, हमने मान लिया सी। अब कुछ करना नहीं, यदि मेरे प्यारे बच्चे इधर ध्यान दो, मेरे प्यारे बच्चे इधर ध्यान दो, हमने यहां पर लिखा है t बराबर 0, ध्यान सुनना, हमने लिखा है यहां पर t बराबर 0, तो बताओ x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए भाई, जल्दी से बताइए। c एक नियतांक राशि होती है प्यारे बच्चे, c एक नियतांक राशि होती है, समाकलन करते हैं तो c एक नियतांक राशि लगाई ही जाती है। चलो बताओ, हाँ ठीक है पिंटू भेज देना। पप्पू मेरे प्यारे बच्चे आप इसे याद कर लो, खत्म है। हाँ 0 होगा ना, यदि t बराबर 0 है, यदि समय 0 है तो उत्पाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि t बराबर 0 है, समय 0 है, तो हमको कोई भी उत्पाद बनेगा नहीं, तो x बराबर कितना होगा, 0 होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि t बराबर 0 है तो यहां पर जो x है, यहां पर आप देख रहे हैं 0 ही है, 0 ही है, ठीक है 0 ही है प्यारे बच्चे। तो x बराबर 0 हो गया, तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0, k इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चे, 0 आ गया। तो c बराबर कितना आएगा बाबू, 0 आएगा। c बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। c बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। बस कुछ करना नहीं है, c का मान समीकरण 2 में रख दो, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। इस c बराबर 0 जो आया है ना, इसको इसी 2 में ले जाकर रख दो, तो रखोगे तो यहां पर क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, k बराबर x बराबर kt प्लस c है, ठीक है, x बराबर kt प्लस c है, तो यहां पर क्या होगा, x बराबर kt, c की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, 0 है, तो ये तो हट गया, तो x बराबर कितना आया प्यारे बच्चे, kt आया। x बराबर कितना है रे बाबू, kt आया, तो k बराबर कितना होगा, इस t को इधर भेज दो, तो x अपान क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। यही है प्यारे बच्चे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि क्या पढ़ाते हैं समझ नहीं आता है, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वैसे भी कम समझ में आता है, लेकिन क्या बताएं। हाँ अभी जिनको थोड़ा सा भी, हाँ थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुई हो तो एक बार फिर से समझ लो भाई, क्योंकि इस तरीके के हमको 4 व्यंजक निकालने हैं। कितने व्यंजक, 4 व्यंजक, इधर ध्यान दीजिए, है ना। ये कहने से
नहीं समझ में आया तो इसका कोई इलाज नहीं है, उसको दोबारा समझो, हो सकता है समझ में आ जाए। लेकिन प्यारे बच्चे, आप सिर्फ एक कमेंट करने से नहीं समझ में, इसका मतलब आप वास्तव में नहीं समझना चाहते हैं। बाकी इतना डिटेल में, इतने धीरे धीरे, इतने आराम से कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो। हम शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो माना शून्य कोट की अभिक्रिया इस प्रकार हमने मान लिया है प्यारे बच्चे, ए से उत्पाद, ए से प्रोडक्ट जो है प्यारे बच्चे वो शून्य कोट की अभिक्रिया है। क्लियर है? तो हमने माना t बराबर 0, तो इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू 0 है। क्यों भाई? क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ हुई ही नहीं है, तो इसका मान जितना रहेगा उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं, उत्पाद कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है? अब प्यारे बच्चे, कुछ समय जब बाद होगा, कुछ समय बढ़ेगा तो इसकी सांद्रता में होगी कमी, तो हमने माना x की कमी हो रही थी, यहां पर x की वृद्धि होगी। ये भी सही है। अब आगे अगर हम बढ़े थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, अब आपको कहिए द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब पीछे आपको बढ़ाया था हमने। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यही है कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। वैसे भी हमने ये समीकरण आपको बताया है, dx/dt बराबर k इंटू a की पावर n। n क्या है? n है 0। n क्या है? 0। n है कोटि, और कोटि पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसलिए n बराबर 0। वैल्यू हमने रखी है n बराबर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 है। किसी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे? 0 है तो उसका मान 1 है। तो ये आपका हो गया। तो dx/dt बराबर k आ गया, हमने पक्षांतर कर लिया, dt को इधर भेजा, dx बराबर k इंटू dt। बस समीकरण 1 को समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन k इंटू dt। देखो जो k है वो है वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक का मान कभी भी बदलता नहीं है। ताप बढ़ाओ या घटाओ तभी बदलेगा, अन्यथा बदलता नहीं है। तो k आपका नियतांक हो गया, इसको हमने कर लिया बाहर, बचा dt। अब बायो वाले बच्चे हैं, मैथ वाले तो समझ रहे होंगे, इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है, ठीक है, सापेक्ष समाकलन है तो ये t हो गया, तो x बराबर kt प्लस c। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया, पूरा फार्मूला हमने बताया, उससे याद रख लीजिए। नहीं तो प्यारे बच्चे, आपके लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप इसको याद रखिए, x के सापेक्ष समाकलन x हो गया, t के सापेक्ष t हो गया, बस सिंपल सा है। यदि t बराबर 0, यदि t बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे? 0 है। तो यदि t बराबर 0 तो x का मान 0। इस t और x दोनों की वैल्यू यहां पर रख दो, तो x और t की वैल्यू रखोगे तो x बराबर 0, t बराबर 0, 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c बराबर 0। इस c की वैल्यू यहां पर रख दो, समीकरण नंबर 2 में लाके रख दीजिए, x बराबर kt आ जाएगा, k बराबर x/t। अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। हमें नहीं लगता है कि इतने शानदार तरीके से आपको कोई बताएगा और इतने शानदार तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर समझ में आ चुका होगा तो एक बार यस कर दीजिएगा और हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे बढ़े? अच्छा, मैथ में समाकलन नहीं पढ़ाया गया तो याद कर लीजिए, पढ़ाया जाएगा तब देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमसे क्या कहना चाहता है? मिनट, पानी बोतल पता नहीं कौन लेके चला गया। चलो अच्छा देखते हैं। देखो अगली हेडिंग क्या है, आगे बढ़े। अब आगे देखो, आगे देखेंगे प्यारे बच्चे, शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व अर्ध आयु काल में संबंध, अर्ध आयु काल में संबंध है ना। अब इसमें सबसे बड़ी जरूरी ये बात है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ध आयुकाल होता क्या है ना। काफी बच्चों के मन में होगा कि ये सर अर्ध आयुकाल होता क्या है, तो उसके बारे में है ना। आइए यहां पर पहले अर्ध आयुकाल की डिफिनीशन यहां पर हम आपको बता देते हैं। अर्ध आयु काल ये होते क्या है, पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ो। क्या होता है प्यारे बच्चे? किसी अभिक्रिया में अभिकारक की, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक की, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता आधी होने में जितना समय लगता है, प्रारंभिक सांद्रता आधी होने में, आधी होने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु, अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, अर्ध आयु काल कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे T/2 या
टी से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखो, जब अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए, क्या रह जाए, अभिकारक की सांद्रता क्या रह जाए, आधी रह जाए, तो जितने समय में आधा हो रहा हो उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो प्यारे बच्चे ए का परिवर्तन बी में हो रहा हो, क्या प्यारे बच्चे, ए का परिवर्तन बी पर हो रहा हो, तो मान लो प्यारे बच्चे टी बराबर यहां पर 0 है, तो ये 100 है, ये कितना है, 0 है। समय अभी हमारा 0 है, तो टी बराबर 0, तो ये 100 हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन मान लो प्यारे बच्चे टी बराबर 40 सेकेंड, टी बराबर 40 सेकेंड में ये ए का परिवर्तन बी में 30% होता है। कितना परसेंट, 30%। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, इस 40 सेकेंड में प्यारे बच्चे ए का परिवर्तन बी में 30% होता है, कितना परसेंट बचेगा, 70% ही तो बचेगा। जी सर, 30 निकल गया 100 में से, तो 70 ही तो बचेगा। लेकिन मान लो प्यारे बच्चे टी बराबर 60 सेकेंड, टी बराबर कितना, 60 सेकेंड, इस ए का परिवर्तन बी में 50 होता है, तो कितना बचता है, 50 होता है, बस, है ना। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, टी बराबर 60 सेकेंड है, तो यहां पर ए का परिवर्तन बी में 50% हो जाता है, तो कितना बचेगा, 50 ही तो बचेगा। जी सर, तो मुझे आप बताइए कि अर्ध आयु काल कहां है, अर्ध आयु काल का मान कितना है, मुझे जवाब चाहिए। शिवम तुम्हें बताओ प्यारे बच्चे, बताना कि अर्ध आयु काल का समय कितना। मेरी बात ध्यान से सुनो, टी बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 0 है। जी सर, मान लो टी सेकेंड में प्यारे बच्चे, टी बराबर 40 सेकेंड में इसकी सांद्रता ए का परिवर्तन बी में 30% होता, 30 निकल गया तो 70 बचा। जी सर, मान लो 60 सेकेंड बाद, अर्थात 60 सेकेंड बाद ए का परिवर्तन बी में 50% हो जाता, तो 50 बचा, तो कितना समय होगा, कितना समय लगा है। तो सभी प्यारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं कि जो समय होगा वो 60 सेकेंड होगा। कितना सेकेंड होगा, 60 सेकेंड। अर्थात 60 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता आधी पूरी हो जाती है। यहां पर लिखा गया ना, आधी सांद्रता होने में, जितनी सांद्रता हो, यहां पर लिखा गया अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी होने में, मतलब ये 100 है, मतलब कितना है, 100 है, 100 से 50 होने में, आधा होने में कितना समय लगा, इस 100 से 50 होने में कितना समय लगा, 60 सेकंड लगा। और ये 60 सेकंड जो है, इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अर्ध आयु काल कहते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पर, क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है। अभिक्रिया के शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्ध आयु काल में क्या बताना है प्यारे बच्चे, संबंध आप सभी को बताना है। तो चलिए भाई संबंध निकालते हैं, संबंध निकालते हैं बहुत शानदार तरीके से, कि माना शून्य कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, 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 ठीक है। तो ये परिवर्तन ए से किस में हुआ, प्रोडक्ट में हुआ, उत्पाद में हुआ, प्रोडक्ट में हो गया, उत्पाद में हो गया। यहां पर मान लो t बराबर 0 है, तो इसकी मात्रा a है और इसकी मात्रा 0 है, सिर्फ समझाने के लिए लिख लेंगे। t समय बाद इसकी मात्रा कितनी होगी प्यारे बच्चे, x, तो इसमें से कितना हो गया, x निकल गया। जी सर, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे है ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अब हम ये लिखने चल रहे हैं, अब लिखने क्या चल रहे हैं, अर्ध आयु काल की परिभाषा से। क्या प्यारे बच्चे, अर्ध आयु काल की परिभाषा से। क्या प्यारे बच्चे, अर्ध आयु काल की परिभाषा से। तो अर्ध आयु काल की परिभाषा से यही समय निकलता है प्यारे बच्चे, कि यदि हम समय को क्या करें, आधा कर दें, यदि समय को हम क्या कर दें, आधा कर दें, यदि समय को क्या कर दें, आधा, t/2 हमने आधा कर दिया, तो हमको यहां पर जो भी सांद्रता मिलेगी, हमको यहां पर
क्यों भाई ऐसा ही तो होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, क्यों भाई ऐसा ही तो होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, जब t बराबर 60 सेकेंड हुआ था तो ये अर्धायु काल बना था। कब बना था? क्योंकि दोनों की सांद्रताएं क्या थी प्यारे बच्चे? बराबर थी। यहां पर जो मान मिलेगा, यहां पर जो भी मान मिलेगा इसका आधा होगा, है ना। आधा कर देंगे ना तो बिल्कुल भाई जो भी उत्पाद मिलेगा वो आधा ही मिलेगा। तो x बराबर कितना होगा? पहले का आधा। जो उत्पाद हमको मिलेगा वो आधा ही मिलेगा, पहले का आधा मिलेगा। है ना, आधा कर देंगे ना तो बिल्कुल भाई जो भी उत्पाद मिलेगा वो आधा ही मिलेगा। तो x बराबर कितना होगा? पहले का आधा। जो उत्पाद हमको मिलेगा वो आधा ही मिलेगा, पहले का आधा मिलेगा। समीकरण पढ़ा था k बराबर x अपॉन टी। क्या आप सभी ने 1000 साल पहले नहीं पढ़ा है ना? 1000 साल पहले अभी आपने यही पढ़ा है। क्या भाई पढ़ा है? k बराबर x अपॉन टी। बस k का मान रख दो, t का मान रख दो। k बराबर x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे? तो x की वैल्यू a अपॉन 2 है, और t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू पूरा है t/2। अब काफी बच्चे गलत करेंगे, अब काफी बच्चे गलत करेंगे, गुरुजी यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, काट दो, इसको हटा दो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चे, क्योंकि जो पूरा t/2 है इस पूरे को हम अर्धायु काल पढ़ते हैं। t/2 जो है ना वो उसको काटने का प्रयास मत करना। इस t/2 से 2 से 2 कट दो, कटेगा नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर जो t/2 है इसको पूरा का पूरा अर्धायु काल पढ़ते हैं। ठीक है, काटना मत। एक बच्चे ने काट भी दिया, काटना मत इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? अर्धायु काल। तो इसको प्यारे बच्चे इधर भेज दो। t/2 बराबर क्या होगा? a अपॉन 2 इंटू के। एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया ना। अब इसको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे नियतांक। इसको क्या मान लेंगे? नियतांक। तो यहां पर t/2 समानुपाती क्या हो जाएगा? a के। t/2 समानुपाती क्या हो जाएगा? a। t/2 समानुपाती, ये संबंध भी आपसे पूछा गया है, ये संबंध याद रखिएगा। आपसे सीधे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शून्य कोट के लिए है। ठीक है, ध्यान देना प्यारे बच्चे, सीधे प्रश्न पूछा है, शून्य कोट के लिए है। t/2 समानुपाती क्या होता है? a होता है। ठीक है, t/2 समानुपाती a होता है। मतलब प्यारे बच्चे ये जो शून्य कोट की अभिक्रिया है ना, ये जो क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्धायुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये लाइन भी आप सभी को क्या करनी है? याद रख ली। क्यों प्यारे बच्चे? ठीक है, ये तो दिख रहा है ना कि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है, अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है t/2 समानुपाती किसके? a के। तो a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। अर्थात किसी शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का अर्धायु काल होगा वो पदार्थ की सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा, अर्थात पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की क्या होता है? सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये आपके लिए हो गया प्यारे बच्चे, ये आपसे पूछा गया है परीक्षा में, बोर्ड में ये आपसे पूछा गया, ये संबंध ही आपसे पूछा गया है। बोर्ड में ये संबंध पूछा गया, t/2 समानुपाती है, किस कोट के लिए है? तो आप सभी याद रखिएगा, ये शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए है। बोलो, समझ में आ चुका है भाई? सबको समझ में आ चुका है? जल्दी से मुझे जवाब। हाँ, हिंदी का क्लास करना है मुझे पता है, हिंदी का क्लास करना है मुझे पता है। उधर से फिजिक्स वाले भी लेट में ही छूटे थे, इसलिए अब यहीं पर हम इसको रोक देते हैं और आगे हम कल की क्लास में शून्य कोट की अभिक्रिया का लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रथम कोटि का अभिक्रिया पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना।
ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो बताना प्यारे बच्चे। आई होप हमने आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाया, बढ़िया तरीके से समझाया और सभी को समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास मेरे सभी प्यारे बच्चों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल इसी शून्य कोट की अपक्रिया के लक्षण पढ़ने के लिए, और फिर आगे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे प्रथम कोट की अपक्रिया। मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।